दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, इस वजह से व्हाइट बोर्ड पे क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं मोबाइल पर ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, वो सारे एथेंटिक प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा। उम्मीद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नाम किस शासक के समय में रखा गया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूटों के समय में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, मतलब कि किसने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? सारनाथ पिलर वाज बिल्ड बाय, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किसने? अशोक ने। अशोक ने सारनाथ पिलर का स्तंभ करवाया था। और ये है कहाँ? ये बनारस के सारनाथ में स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक के स्तंभ शिलालेख लिखे हैं, मतलब किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक पिलर इंस्क्रिप्शंस और रिटेन, बताइए कौन सी लिपि में? केवल ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी खरोष्टी एवं आरामाइक में, या ब्राह्मी खरोष्टी या आरामाइक में? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? बताइए दोस्तों। एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश का मुख्य या राजकीय फल है, राजकीय फल है। ऑरेंज जो है, संतरा जो है, वो नागपुर का राज्य फल है या फिर प्रमुख फल है। और इसे इसी वजह से नागपुर को ऑरेंज सिटी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी सिटी? ऑरेंज सिटी। ठीक है, किसको? नागपुर को। और जो काजी नींबू है वह आसाम का प्रमुख फल है, जबकि गुआवा जो है वह तेलंगाना का प्रमुख फल नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है या संतान है? हालांकि प्रजा नहीं कहा था उसने, उसने कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी यहां संतान का अर्थ प्रजा से था। ठीक है, तो किस अभिलेख में लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कलिंग। कलिंग शिलालेख में कलिंग शिलालेख में अशोक ने एक प्रसिद्ध घोषणा करी थी कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। दोस्तों, अशोक मौर्य वंश के एक प्रतापी राजा थे, और उन्हीं के काल में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के काल में एक ऐसा समय काल आया था कि अशोक इतने प्रतापी शासक थे कि जिस प्रकार ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, उसी प्रकार यह राजा यदि सम्राट अशोक यदि चाहता तो पूरे विश्व को अपनी कॉलोनी बना सकता था। ठीक है, लेकिन इसने बनाया नहीं। इसी कलिंग विजय के बाद अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को एक अंतरराष्ट्रीय धर्म तक ले गया। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को दूसरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। ठीक है, इसी वजह से बौद्ध धर्म जो है एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बन पाया। किसकी वजह से? अशोक की वजह से। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रिपन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही है, मैंने इसमें लॉर्ड नहीं लगाया है क्योंकि ये कोई लॉर्ड नहीं थे, इन्होंने हमारे ऊपर शासन करा था, इसलिए लॉर्ड लगाकर इनकी इज्जत नहीं बढ़ानी है। इस वजह से सिर्फ रिपन, मियो, कैनिंग इत्यादि ही रहने देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे कानून का पहिया घूमना के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। हम जानते हैं दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में स्थित सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने 5 भिक्षुओं को सबसे पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है बगवाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज द बगवाल फेयर ऑर्गेनाइज्ड? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देवीधुरा में यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ त्रिपुरा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कौन से राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था? बताइए। साइमन कमीशन हैज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग वायसराय? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरविन। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। हालांकि 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ और 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो कौन सा वायसराय था उस समय? इरविन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन ने सती प्रथा का उन्मूलन करा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर। देखो दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले में सही दिया है द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर बताना है। तो इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीडीपी होता क्या है। दोस्तों एक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को जीडीपी के अंदर जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। और जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? भारतीयों के द्वारा उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को जीएनपी के अंदर लाते हैं। यानी किसी फॉरेन कंट्री में भी यदि कोई भारतीय है और
वो जो उत्पादित कर रहा है उसको भी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जीएनपी। ठीक है दोस्तों, अब एक एक टर्म और आता है एनएनपी। एनएनपी आता है दोस्तों, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, एनएनपी। एन इसमें क्या होता है, किसी देश में, भारत देश में, भारत देश के नागरिक जो बाहर विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके सारे आय हमारा ऐड हो जाएगा, और फॉरेन कंट्रीज के लोग जो भारत में काम कर रहे हैं उनके सारे आय जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद जो नेट हमारा इनकम आएगा या नेट जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे एनएनपी। तो उसे कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी फॉरेन के जो रेवेन्यू है उसको हटा करके और इंडियंस के जो रेवेन्यू है जो अदर्स कंट्री में जनरेट किए जा रहे हैं और भारत में भेजे जा रहे हैं उनको जोड़ दिया जाता है। ये जो विधि है उसे एनएनपी में काउंट करा जाता है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि है? बताइए दोस्तों, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि या ऊपर के सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। व्यय विधि का भी प्रयोग करते हैं, आय विधि का भी प्रयोग करते हैं, उत्पाद विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे यदि बात किया जाए सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वह है उत्पाद विधि। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रचंड बेरोजगारी हमारे देश में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मौजूद है? बताइए, प्रचंड बेरोजगारी होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं। अब 10 लोग के द्वारा हम 10 कपड़े बनाते हैं। मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 कपड़े बना रहे हैं दिन भर में। वही क्या होता है, उसी कंपनी में यदि हम एम्प्लॉय 10 से बढ़ा करके 15 कर देते हैं और जो कपड़े बनना है वह 10 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है जो मजदूर लगाए गए हैं वह एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, ये प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं डाल रहे हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो होता है ये प्रचंड बेरोजगारी कहलाता है, या इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये होता किस फील्ड में है, ये होता है आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में, यानी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर? मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? बताइए। उज्जैन महाकाल का नाम सुना है आपने? उज्जैन महाकाल, उज्जैन सिटी जो है वह किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे, और यहीं पे महाकाल का मंदिर है उज्जैन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट ऑफ इंडियंस नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन, मतलब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया जाता है, मतलब किसमें किया जाता है। कहने का मतलब भी ये है, कहने का अर्थ ये है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 4A में किया गया है, यानी भाग 4A में किया गया है किसका, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। Which fundamental rights cannot be suspended even during the emergency? कहने का अर्थ है आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, बताइए। दोस्तों कितना भी कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या कोई जीना छोड़ देगा? बहुत ही हो गया अपने घर में दुबक के बैठा रहेगा, लेकिन कोई जीना नहीं छोड़ेगा। यानी जीना नहीं छोड़ेगा, यानी कोई सरकार किसी भी व्यक्ति से जीवन का अधिकार नहीं छीनेगी। ठीक है, बोलने का अधिकार बंद कर देगी कि आप कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे। धर्म का अधिकार, यानी धर्म का नाम लेकर के कोई दंगा नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार, कभी कोई कहता है SC ST अपना प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें अपना आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जब इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन जीने का अधिकार सरकार आपको आपसे नहीं छीन सकती। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो इमरजेंसी लागू करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या उपराष्ट्रपति करता है, बताइए दोस्तों। जो इमरजेंसी लगाने का काम करता है, बिल्कुल सही, ये इमरजेंसी लगाने का काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार इमरजेंसी में सस्पेंडेड नहीं होता है या कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है जो सिंचाई पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जाती है? इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, सरहद नहर, या ऊपरी बारी दोआब नहर, बताइए। इसका इसका जवाब, सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पंजाब से लेकर के राजस्थान तक फैली हुई है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में इरिगेशन के पर्पस से इस्तेमाल करी जाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर पंजाब को राजस्थान से जोड़ती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है। वे हैं, मतलब वे कौन सी नदी है जिसके मतलब वे कौन सी नदी है जिसके बीच में से सतपुड़ा रेंज गुजरती है? इसके कहने का मतलब है ये कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया का साउथर्न भाग है, ये गुजरात है। ठीक है, यहां पे हमारा है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा के ऊपर से नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है, और ये अरब सागर में जाकर के विलय हो जाती हैं ये दोनों नदियां।
ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है या पर्वतमाला जो है वो दो नदियों के बीच स्थित है। पहला है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। मतलब तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, कौन सी? तीस्ता नदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? मतलब दो नदियां जा रही हैं, मान लो एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच की ये जो भूमि है, इस भूमि को क्या कहेंगे? इस भूमि को कहेंगे दो आब। क्या कहेंगे? दो आब। ठीक है दोस्तों, जैसे गंगा यमुना का दोआब। अब एक चीज और आती है, वह है डेल्टा। दोस्तों डेल्टा क्या होता है? जब एक नदी, मान लीजिए ये नदी आ रही है, ठीक है, आने के बाद कुछ क्षेत्र में ये दो भागों में बढ़ जाती है। आधा भाग नीचे चला जाता है, आधे भाग ऊपर। तो ये वाली जो भाग है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोस्तों काफी उपजाऊ हो जाती है और ये क्षेत्र कहलाती है डेल्टा। ठीक है, जब गंगा नदी यहां से तो आती है और यहाँ पे हुगली नदी और हरि के बैराज पे फरक्का बैराज पे ये दो भागों में जब बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में और दूसरी चली जाती है कलकत्ता होते हुए हुगली नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। कौन सी नदी कहते हैं? पद्मा नदी। ठीक है, तो जब एक नदी दो भागों में बढ़ जाती है तो उसके बीच की जो क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ होती है, जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा। इस डेल्टा को कौन सा नाम दिया गया है? सुंदरबन डेल्टा, याद होगा आपको। ठीक है, ये काफी हरा भरा, उपजाऊ और सदाबहार बन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप नदी पश्चिम की ओर बहती है? Which of the following peninsular river is westward flowing? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? हमने अभी अभी बताया दोस्तों, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहीं कहीं कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तापी नदी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।